हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज आपको एक भर्ती के बारे में बताएंगे कि उस भर्ती में क्या क्या प्रक्रिया है और किस पोस्ट के लिए आवेदन आज से स्टार्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये भर्ती आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स डिपार्टमेंट में हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक लेवल 4, कांस्टेबल मोटर मैकेनिक लेवल 3। इसमें जो कुल पोस्ट हैं, मोटर हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक की हैं वो कुल पोस्ट 7 है, जिसमें जनरल की 2 हैं, ओबीसी 1 है, ईडब्ल्यूएस 1 है। कांस्टेबल मोटर मैकेनिक, इसमें कुल वैकेंसी 44, 17 यूआर, 7 एससी, 7 एसटी, 7 ओबीसी, 6 ईडब्ल्यूएस। तो कुल मिला के जो आईटी का विज्ञापन जारी हुआ है, ये कुल मिलाकर के 51 पोस्ट के लिए हुआ है। और यह पोस्ट है जो मोटर मैकेनिक से संबंधित पोस्ट है और अच्छी एक जॉब है। जो भी युवा वगैरह आईटीआई वगैरह किए हुए हैं मोटर मैकेनिक में या फिर ऑटोमोबाइल्स में, तो उनके लिए एक अच्छा सुनहरा मौका है। तो इसकी हम बात करेंगे कि क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी है, क्या इसकी क्राइटेरिया है, कौन इसके लिए पात्र होगा, कौन नहीं होगा। तो सबसे पहले जो इसमें भर्ती के लिए हेड कांस्टेबल मैकेनिक और कांस्टेबल मैकेनिक मोटर मैकेनिक, तो इसमें सबसे पहले जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे वो मेल होंगे ओनली, इसमें फीमेल के लिए नहीं है। और इंक्लूडिंग नेपाल और भूटान। यह वैकेंसी ग्रुप सी की है, नॉन गजिस्टेड है, नॉन मिनिस्ट्रियल है। तो दोस्तों, अब मैं आगे चलते हैं, बताते हैं कि फॉर्म कब से ऑनलाइन होंगे और कब तक होंगे। तो दोस्तों, आज आईटीबीपी के वेबसाइट पर हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक, कांस्टेबल मोटर मैकेनिक के आवेदनों के लिए साइट ओपन कर दी गई है। यह साइट 24 दिसंबर से काम शुरू कर चुकी है और इसकी जो अंतिम तिथि है वो 22 जनवरी 2025 है। नेक्स्ट हम इसमें बताते हैं कि इसकी क्या क्या क्राइटेरिया हैं। तो इसमें नंबर 1 पे स्केल। पे स्केल आपको मैंने बताया था कि हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक लेवल 4, इसमें जो आपकी स्टार्टिंग पे होगी बेसिक वो 25,500 से और कांस्टेबल का 21,100 से, अकॉर्डिंग 7th CPC। ये तो सिर्फ आपका बेसिक पे है और इस पर अदर अलाउंसेस वगैरह भी होते हैं जो भी गवर्नमेंट टाइम टू टाइम उनको डिफाइन करती रहती है। जो भी फोर्सों में मिलते हैं वो आपको इंक्लूड होते रहेंगे और इसमें बहुत सारी सुविधाएं भी होती हैं। फ्री अकोमोडेशन होता है, एचआरए मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, लीव ट्रेवल कंसेशन हो गया खुद के लिए, स्वयं और आपकी डिपेंडेंट फैमिली के लिए, मेडिकल फैसिलिटी फ्री होती है, एनी अदर अलाउंसेस जो भी एडमिशन होते हैं इन द फोर्स। इसकी अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन। जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है हेड कांस्टेबल मैकेनिक के लिए, इसमें जो एज है वो 18 से 25 सभी कैटेगरी के लिए। इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो 10+2 होनी चाहिए पास या उसके समकक्ष कोई संस्था द्वारा उत्तीर्ण परीक्षा। इसके साथ आपको आईटीआई में मोटर मैकेनिक से डिप्लोमा आना चाहिए या फिर आपको 3 इयर्स डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल या आपको 3 इयर्स का डिप्लोमा ऑटोमोबाइल्स में होना चाहिए। कांस्टेबल मोटर मैकेनिक के लिए अगर हम यहाँ एज की बात करें तो एज 18 से 25 साल। इसके बाद जो भी SC ST OBC होते हैं या जो भी रिलैक्सेशन वाले कैटेगरी में लोग आते हैं उनको एज पर रिलैक्सेशन भी मिलता है एज में। तो कांस्टेबल मोटर मैकेनिक के लिए आपको 10th पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड संस्था द्वारा या उसके समकक्ष बोर्ड द्वारा। साथ में आपको एक संबंधित ट्रेड यानी जो हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक के लिए जो डिप्लोमा था आईटीआई मोटर मैकेनिक में या फिर 3 इयर्स डिप्लोमा ऑटोमोबाइल्स में,
इसके बाद चलते हैं इसमें एज रिलैक्सेशन। आपकी एज की गणना कब की जाएगी? एज की गणना 22 जनवरी 2025 जो क्लोजिंग डेट है उसी में की जाएगी। तो जिन भी साथियों की एज 22 जनवरी 2025 को 18 वर्ष हो रही है और 25 वर्ष से अधिक नहीं, तो वो सभी लोग इसमें एलिजिबल हैं। और जो भी SC ST OBC के कैंडिडेट हैं उनको इसमें एज पर जो गवर्नमेंट द्वारा रिलैक्सेशन होता है एज में वो मिलेगा। जैसे SC ST के लिए 5 साल, OBC नॉन क्रिमिनल 3 इयर्स, एक्स सर्विसमैन जनरल अनरिजर्व 3 इयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस, एक्स सर्विसमैन OBC 6 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस, SC ST 8 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस 3 इयर्स प्लस 5। और गवर्नमेंट सर्वेंट जो भी भाई ITBP में या अदर फोर्सों में भी जॉब कर रहे हैं, जैसे ITBP हो गया, BSF हो गया, SSB हो गया, CRPF हो गया, या तो उसमें कोई कार्मिक हैं और साथ ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिनके पास ये योग्यताएं हैं, तो उनके लिए भी एज इसमें 40 साल रखी गई है। 40 साल रिजर्व अनरिजर्व तक है। उसके बाद कैटेगरी वाइज OBC 43 ईयर्स, SC ST 45 ईयर्स। ये फिर वो चिल्ड्रन जो डिपेंडेंट थे, विक्टिम थे या किल्ड मारे गए थे 1984 के दंगों में या 2002 गुजरात में, तो उनके लिए भी जनरल EWS के लिए 5 साल, SC ST 5 + 5 10 साल के लिए, OBC नॉन क्रिमिनल 8 साल एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। गवर्नमेंट सर्वेंट वही होगा जो सेंट्रल सिविलियन सर्विस क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स 1965 में डिफाइन किया गया है। इसके बाद हम लोग चलते हैं कि इसमें फेज 1 क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में हम बात करते हैं। इसमें जो हाइट है SC ST OBC जनरल, तो इनके जो अलग अलग डिफाइन एज की गई उसके बारे में हम बताते हैं। तो जनरल SC OBC इनके लिए 170 हाइट, सीना 80 से 85। इसके बाद जो कैंडिडेट गढ़वाल, कुमायूं, गोरखा, डोगरा, मराठा या फिर स्टेट ऑफ आसाम से बिलोंग करते हैं, हिमाचल प्रदेश से करते हैं, कश्मीर रीजन से करते हैं, UT ऑफ जम्मू से करते हैं एंड लद्दाख, उनके लिए जो हाइट यहाँ प्रिस्क्राइब्ड रखी गई है वो 165। वो चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हों। उनका जो चेस्ट होगा 78 और फुला करके आपको 73। इसके बाद नॉर्थ रीजन के लिए आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। इनके लिए 162.5। चेस्ट होगा वो 77 और फुला करके 82। फिर इसके जो ST कैंडिडेट आ जाते हैं जो नॉर्थ ईस्ट रीजन स्टेट से या फिर LWE से बिलोंग करते हैं या जो इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट होते हैं, उनके लिए हाइट 160, चेस्ट 76 से 81। इसके बाद जो शेष कैंडिडेट बचते हैं ST कैटेगरी के, वो फिर चाहे कहीं से भी बिलोंग करते हैं, उनके लिए 162.5, 76, 81 चेस्ट। यहाँ वेट की बात करेंगे तो वेट PST के टाइम, PT के टाइम जो भी होगा चलेगा, कम होगा तब भी, ओवरवेट होगा तब भी। वेट डिसाइड मायने करता है जब आपका DME होगा, उस वक्त आपका सही होना चाहिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ITBP के वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे जाकर के आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करके फिर आपको अपनी पोस्ट के अनुसार जिस पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट में आप अप्लाई कीजिए फॉर्म। इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है दोस्तों वो 100 रुपीज़ रखा गया है। ये सिर्फ जनरल OBC EWS से जो बिलोंग करते होंगे कैंडिडेट उन्हीं से लगेंगे, बाकी अदर कैटेगरी वालों से नहीं है। अब चलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की ओर। सिलेक्शन प्रोसेस में फर्स्ट फेज की बात करते हैं तो इसमें आपका सबसे पहले होगा फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, शारीरिक दक्षता परीक्षण। इसमें जो आपकी रनिंग है वो 1.6 किलोमीटर की होगी
और आपको जो टाइम दिया जाएगा वो 7 मिनट 30 सेकेंड में कंप्लीट करनी होगी। लॉन्ग जंप आपको 11 फीट 3 चांस दिए जाएंगे। हाई जंप 3.5 फुट 3 चांस दिए जाएंगे। बाकी रनिंग में दोस्तों एक ही चांस मिलता है और उसमें कोई वो नहीं होता है। हाई जंप लॉन्ग जंप में आपको 3 चांस मिलते हैं। और जो ये पीटी होगी ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की होगी, इसमें आपको कोई भी मार्क नहीं दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, सिर्फ आपको उत्तीर्ण करनी है यानी पास करनी है, क्वालिफाइंग नेचर की होगी है। और पीटी में कोई भी अपील भी एक्सेप्ट नहीं होती है, सिर्फ पीएसटी में अपील दायर की जाती है। यदि आप करना चाहते हैं, यदि आप किसी में मान लो हाइट या चेस्ट में आपको आउट कर दिया है तो आप कर सकते हैं। जो कैंडिडेट पीटी में क्वालिफाई हो जाएंगे उनको नेक्स्ट पीएसटी में ले जाया जाएगा। पीएसटी में जो हमने आपको बताया है, जो भी नोटिफिकेशन में प्रिस्क्राइब किया गया है किस स्टेट या कहाँ से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट को कितनी हाइट ली जाएगी, चेस्ट लिया, उसी अनुसार आपको उस दायरे से गुजारा जाएगा। इसके बाद आपका होगा सेकेंड फेज में जो कैंडिडेट पीएसटी में पास हो जाएंगे और यदि कोई पीएसटी में अनफिट होता है जैसे हाइट या चेस्ट में, तो सभी जहां भी भर्ती केंद्र होगा वहां पर दोस्तों क्या होता है, एक अपीलीय अधिकारी होता है पीओ। आप पीओ के माध्यम से, प्रोसीडिंग ऑफिसर के माध्यम से आप अपनी अपील को दायर कर सकते हैं और उस अपील को स्वीकार किया जाएगा। उसके लिए विदिन 24 से मतलब उसी सेम डे उसी सेंटर पे सेम डे आपको करना होगा। सेकेंड फेज इसका आएगा वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो दोस्तों जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके वेरिफिकेशन के टाइम लिए जाएंगे ओरिजिनल, वो आपको ऑन स्पॉट वापस कर दिए जाएंगे वेरिफिकेशन करने के बाद, जो भी उनको रिक्वायरमेंट थे एज पर नोटिफिकेशन। और उसकी दोस्तों एक आपके साथ अपने साथ फोटो कॉपी लेके जाना है। उस फोटो कॉपी को सेल्फ टेस्ट कर लीजिए, नहीं करना है तब भी कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं है अगर मुझे चाहिए तो वहाँ भी बता देंगे दोस्तों। इसके बाद हम लोग चलते हैं फेज 2 की बात हो गई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके बाद इसमें आएगा रिटन एग्जामिनेशन, यानी जिस कैंडिडेट ने पीटी पीएसटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्वालिफाई करने के बाद जो शेष कैंडिडेट बचेंगे उनको रिटन एग्जामिनेशन से गुजरना होगा। रिटन एग्जामिनेशन आपका ओएमआर बेस्ड या सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकता है। इसमें दोस्तों क्या होंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। तो इसमें 4 सब्जेक्ट होंगे, 4 पार्ट होंगे। नंबर 1 जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, हिंदी और इंग्लिश और संबंधित ट्रेड से क्वेश्चन थ्योरी। तो हिंदी और इंग्लिश जो पार्ट 3 होगा, हिंदी और इंग्लिश, उसमें आप चूज कर सकते हैं जिसको जौन सी लैंग्वेज में इंग्लिश चूज करना तो इंग्लिश, हिंदी चूज करना तो हिंदी। 20-20 क्वेश्चन दोनों से आएंगे, आप उसको जो भी पसंद करते हैं जिसमें भी करना चाहते हैं उसमें आप कर सकते हैं। ये सारे जो टेस्ट होने के बाद आपके आंसर की ITBP के वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, आपसे रिस्पांस भी मांगा जाएगा। उसके बाद इसमें दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखना है कि इस परीक्षा के नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज का भी एक बिंदु दिया हुआ है कि आपको कितना परसेंटेज लाना है कितना नहीं लाना है। तो जनरल EWS कैटेगरी से बिलोंग करने वालों को 35%, यानी 100 में से 35 मार्क्स लाना कंपलसरी होगा, तभी आप नेक्स्ट स्टेज के लिए जाएंगे, अन्यथा नहीं जाएंगे। SC ST OBC नॉन क्रिमी लेयर के लिए 33%, यानी आपको 100 में से 33 अंक प्राप्त करना कंपलसरी होगा। यदि आपने 32 अंक प्राप्त किए हैं तो नेक्स्ट स्टेज के लिए आप नहीं गिने जाएंगे या नहीं लिए जाएंगे। दोस्तों फिर इसके बाद जो आपका स्किल टेस्ट होगा फेज 3 में, प्रैक्टिकल टेस्ट बोलते हैं, जो जिस ट्रेड से आपने डाला, जैसे मोटर मैकेनिक है उससे संबंधित आपसे कुछ टेस्ट भी लिया जाएगा, उसके 50 मार्क होंगे। इसमें आपके आएंगे व्हीकल इंस्पेक्शन 10 नंबर का, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉल्ट्स 10 नंबर, रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स 25 नंबर, हैंडलिंग ऑफ टूल्स 5, कुल मिला के 50। इसमें आपको 50 नंबर का होगा और इसमें आपको जो भी नंबर मिलेंगे वो उस वक्त दिए जाएंगे। आपके
टेस्ट के आधार पर। और इसकी जो फाइनल मेरिट बनेगी दोस्तों, इस फाइनल मेरिट में ओनली फॉर आपको रिटन टेस्ट ही जोड़े जाएगी, ना कि स्किल टेस्ट के मार्क जोड़े जाएंगे, नहीं जोड़े जाएंगे। इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि फाइनल मेरिट में आपके रिटन टेस्ट के बेस पर ही आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। फिर इसके बाद जब मेरिट बनेगी तो इसमें से आपको जो वैकेंसी होंगी, वो वैकेंसी के लगभग 10 या 15 गुना लोग उसके स्किल टेस्ट के लिए लिए जाएंगे। स्किल टेस्ट में जो भी क्वालिफाई होंगे उनको कहाँ ले जाया जाएगा, फेज 4 के लिए, यानी DME, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और उसमें जो भी कैंडिडेट अनफिट होगा तो उसको तुरंत PO के द्वारा बता दिया जाता है कि आप इस पॉइंट में अनफिट हो रहे हैं। इसके लिए एक प्रोविज़न भी रखा जाता है, तुरंत आप एक RME बोर्ड होता है, वहाँ आप अपील कर सकते हैं। ये अपील के लिए आपको 24 आवर्स का टाइम होता है कि आप अपने 24 आवर्स के अंदर अपील PO के माध्यम से कर सकते हैं। और ये PO की जिम्मेदारी भी होती है दोस्तों, जो भी कैंडिडेट अनफिट होता है उसको पॉइंट बताया जाता है कि आप इस पॉइंट में अनफिट हैं। यदि आप अपील करना चाहते हैं तो ये फॉर्म लीजिए और आप अपील कर दीजिए। रिटन में होती है, फॉर्म भी वहीं मिलता है, आप PO के माध्यम से कर दीजिए। विदिन 24 आवर्स के लिए टाइम होता है। मान लो ऑन स्पॉट आपने नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है, हमने रात को अपना सोचा समझा, अगले दिन जाएंगे, कर सकते हैं। आराम से जाइए, हम रिक्वेस्ट कीजिए, कोई भी आपको इस चीज़ के लिए मना नहीं करेंगे। दोस्तों ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर फाइनल मेरिट बनेगी। फाइनल मेरिट जो होगी वो आपके रिटन टेस्ट के आधार पर ही बनेगी। अब दोस्तों हम लोग इसमें चलते हैं कि जो SC ST OBC हैं, इनके लिए जो सर्टिफिकेट है वो कब तक का होना चाहिए। तो दोस्तों जो कि SC ST का सर्टिफिकेट जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का ही सर्टिफिकेट मान्य होता है। और ये सर्टिफिकेट आपको एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट से बिफोर होना चाहिए, मानो यानी 22 जनवरी 2025 से पहले का ही इशू होना चाहिए, उसके बाद का वो मान्य नहीं किया जाएगा। जो कैंडिडेट EWS से बिलोंग करते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से, उनके लिए क्या है कि जो क्लोजिंग डेट है 22 जनवरी 2025, उससे प्रियर फाइनेंशियल ईयर यानी 23-24 फाइनेंशियल 23-24 का उनको सर्टिफिकेट लेना होगा। और ये सर्टिफिकेट 22 जनवरी 2025 से पहले इशू होना चाहिए। इसके बाद जो कैंडिडेट OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, उनके लिए 3 फाइनेंस ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि 22 जनवरी 2025 से पहले इशू होना चाहिए। ये जो उसके फाइनेंस ईयर होंगे 23-24, 22-21, 22-23 सॉरी, और 21-22, यानी 21-22, 22-23, 23-24 आपको 3 फाइनेंस ईयर के सर्टिफिकेट पेश करने होंगे इसके लिए, यदि आप नॉन क्रिमिनल का लाभ लेना चाहते हैं। तो दोस्तों ये सब प्रक्रिया थी। और ITBP की जॉब बहुत ही बढ़िया है। आप मोटर मैकेनिक, आपको वर्कशॉप में ही रहना है, कहीं आपको फील्ड में भी रहेंगे तो आपको हेडक्वार्टर में ही रहना होगा, आप कहीं भी एनी मतलब बॉर्डर वगैरह पे नहीं जाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी जॉब है और इसमें प्रमोशन के भी बड़ा अच्छे चांस होते हैं। एक नया फोर्स है, नया ऑर्गेनाइजेशन है, और जो भी कैंडिडेट इसके लिए पात्र हैं तो आप लोग फॉर्म अप्लाई करें। और यदि किसी को फॉर्म अप्लाई करने में कोई समस्या आती है या कर नहीं सकता है, तो यदि ऐसा कोई साथी हो तो कृपया करके मुझे कमेंट में अपना मोबाइल नंबर छोड़ दें, मैं उससे स्वयं बात कर लूँगा और हमारे द्वारा जो भी हेल्प हो सकेगी फॉर्म अप्लाई करने में हम उसकी हेल्प कर देंगे। तो दोस्तों ठीक है, यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगती है तो कृपया शेयर किया करो और कमेंट्स करके ज़रूर बताया करो कि जो आपका बताने का तरीका क्या है, या अच्छा है या नहीं है। यदि कुछ इसमें बोलने में गलती हो जाती है तो उसको इतना माइंड नहीं करना। क्या होता है कि बोलना, किसी के सामने बोलना और एक अकेले में बोलना डिफरेंट होता है। तो एज इट मतलब हम कैमरा के सामने बोल तो रहे हैं, लेकिन कभी हो सकता है
कुछ अलग बोल दिया हो तो उसको मैंडेट नहीं करना है, इतना हो जाता है, धीरे धीरे सब अच्छा हो जाता है। यदि आप स्टडी करेंगे, पढ़ाई करेंगे तो धीरे धीरे जो कमज़ोर स्टूडेंट भी होता है वो भी एक तेज़ हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो आज से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुके हैं। जो भी कैंडिडेट इच्छुक हैं कृपया करके ITBP के वेबसाइट पर जाइए और वहां आवेदन अपना ऑनलाइन भरिए। जो ज़रूरत के दस्तावेज थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। मेन चीज़ उसमें कास्ट सर्टिफिकेट ही मायने रखता है कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 22 जनवरी 2025 से पहले इशू होने चाहिए, OBC SC ST के। और जो नॉन क्रिमिनल लेयर हैं OBC में, उनको 21-22, 22-23, 23-24 3 फाइनेंस ईयर का सर्टिफिकेट चाहिए होगा 22 जनवरी 2025 से पहले। जो EWS से कैंडिडेट हैं उनको भी इतना 22 जनवरी 2025 से पहले का चाहिए होगा।